हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 6 के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट का एक पार्ट आप लोगों ने सेमेस्टर 5 में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इसी का अगला स्टेज यानी कि सीमांतवादी अर्थशास्त्रियों के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन परिचय, इनके आर्थिक विचारधारा और यह अर्थव्यवस्था में इन लोगों ने क्या योगदान दिए। तो इसमें हम लोग मेरी स्पिरिट लियो वालरस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जन्म 1834 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ? 1910 ईस्वी में हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि ये मेरी स्पिरिट लियो वालरस का जीवन परिचय, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रमुख आर्थिक विचारधारा और उसके बाद अर्थव्यवस्था में क्या इसका योगदान रहा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनका जन्म जो हुआ वह फ्रांस के एवरिक शहर में 16 दिसंबर 1834 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। और ये जो रहे कुर्नो, जो अर्थशास्त्री आप पढ़े होंगे, उनका यह उत्तराधिकारी रहे। यह गणित के प्रधान प्रणाली का इन पर प्रभाव पड़ा था। जो कुर्नो मॉडल गणितीय प्रधान प्रणाली जो दिए थे, उनका बहुत प्रभाव पड़ा वालरस पर। और वालरस गणित का छात्र थे। वालरस जो थे यह गणित का छात्र थे। ये गणित का छात्र रहने के साथ साथ में क्या हुआ कि यह 1853 में बीएससी इन्होंने फाइनल किया मैथमेटिक्स से। और 1870 में स्विट्जरलैंड के विश्वविद्यालय में यह राजनीति अर्थशास्त्र का यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स विभाग के अध्यक्ष पद पर इसकी नियुक्ति हुई। यह एक संयोग ही था कि अर्थशास्त्री पुत्र हुए, यानी कि इसके पिता जो थे, जो ऑगस्ट वालरस, उनका पुत्र ये अर्थशास्त्री ही हुए। इनके पिता भी अर्थशास्त्री थे और ये भी अर्थशास्त्री हुए। पेरेटो सहित इन्हें जो है पेरेटो सहित लॉसेन विचारधारा, लॉसेन स्कूल के संस्थापक माना जाता है। शुम्पेटर ने इसे महान शुद्ध सीमांतवादी कहकर पुकारा। इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनको हम देख लेते हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ एक्सचेंज का रचना किया। इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ प्योर थ्योरी जो 1874 में स्थापना लिखी। इन्होंने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो 1877 में हुआ लिखे। इन्होंने मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ सोशल वेलफेयर भी लिखे जो 1883 में प्रकाशन हुआ। स्टडी इज सोशल इकोनॉमिक्स 1896 में और स्टडी इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स 1898 में इसका प्रकाशन हुआ। मूल्य तथा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मूल्य तथा उत्पादन संबंधी सिद्धांतों का प्रेरणा इनके पिता क्या हुए? ऑगस्ट वालरस से पाई। इन्होंने क्या हुआ? मूल्य तथा उत्पादन संबंधी सिद्धांत का जो प्रेरणा मिला इनको, ये इनके पिता से ही मिला था। उस समय कॉमटे एक अर्थशास्त्री था, का भी प्रभाव पड़ा। इन पर क्या हुआ कि कॉमटे का भी प्रभाव पड़ा। वालरस के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन के 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला शुद्ध अर्थशास्त्र, दूसरा व्यवहारिक अर्थशास्त्र और तीसरा सामाजिक अर्थशास्त्र। तो आइए देखते हैं इसका आगे ये क्या। वह गॉसेन की भांति अर्थशास्त्र का एक विश्वोद विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहता था। इसे सामान्य संतुलन, जनरल इक्विलिब्रियम का जनक कहा जाता है। जनरल सामान्य संतुलन का जनक कहा जाता है, क्योंकि यह प्रथम अर्थशास्त्री था जिसने आर्थिक संतुलन के क्षेत्र में गणितीय विधि का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम किसने किया था? वालरस ने गणितीय विधि का प्रयोग किया था। सामान्य संतुलन का पिता भी इसे जनक कहा जाता है। इसने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की आलोचना इसलिए की थी कि वे वास्तविक रूप से एक सामाजिक विज्ञान का विकास नहीं कर पाए। कौन? परंपरावादी अर्थशास्त्री जो हुए वो
जो है वो सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान का विकास सही ढंग से वास्तविक रूप से नहीं कर पाए। उसके बाद जेवेंस की अपेक्षा गणितीय संप्रदाय को वालरस ने अधिक प्रभावित किया। वालरस ने जेवेंस को के अपेक्षा अधिक प्रभावित किया। ये आधुनिक गणितवादी संप्रदाय के अर्थशास्त्री थे। आइए देखते हैं वालरस का प्रमुख आर्थिक विचारधारा। सामान्य साम्य का विचार इन्होंने, जो जनरल इक्विलिब्रियम जिसका पिता कहा जाता है, का विचार अर्थशास्त्र विज्ञान में वालरस का एक महत्वपूर्ण योगदान है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में साम्य की व्यवस्था प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना अनिवार्य है। प्रत्येक वस्तु के लिए प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन वक्र होता है। प्रत्येक वस्तु के लिए प्रत्येक क्या होता है, व्यक्ति का उपयोगिता वक्र, यूटिलिटी कर्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उपयोगिता को विनिमय के माध्यम से अधिक करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिक संतुष्टि तभी प्राप्त होती है जब वस्तु का दिया गया मूल्य उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता के अनुपात में हो। मानी कि जो हम चुकता करते हैं उसके बराबर में हो। ये थ्योरी इन्होंने दिए। प्रत्येक वस्तु का पूर्ति उसकी मांग के अनुरूप होनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु का पूर्ति उसकी मांग के अनुरूप होनी चाहिए। इस शर्त की उपस्थिति में ही वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत के बराबर होता है। यद्यपि कि मार्शल के आंशिक साम्य विचार पार्शियल इक्विलिब्रियम एवं वालरस के सामान्य साम्य विचार में विरोधाभास है, फिर भी दोनों में मूल्य निर्धारण की समस्या में मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। दोनों लेखक में मांग एवं पूर्ति का निर्धारण एवं साम्य आंतरिक की का प्रश्न में अंतर है। मार्शल अपनी मांग एवं पूर्ति कार्य की व्याख्या यह मान्यता पर करता है कि किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा का मांगी गई मात्रा एवं पूर्ति की गई मात्रा उस विशिष्ट वस्तु या सेवा के मूल्य का प्रतिफल है। मार्शल की विधि आंशिक साम्य विधि है क्योंकि वह किसी खास वस्तु या सेवा के मूल्य निर्धारण का परीक्षण अलग से करता है और भिन्न भिन्न बाजारों के पारस्परिक संबंधों की अपेक्षा करता है। वालरस दूसरी ओर इकोनॉमिक सिस्टम का विचार यूनिफाइड सिस्टम के रूप में किया। इसके अंतर्गत पूरे बाजार एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित होता है एवं विभिन्न बाजारों में मूल्य साथ साथ निर्धारित होता है। अतः वालरस के अनुसार विशिष्ट वस्तु अथवा सेवा की मांग एवं पूर्ति मात्रा उस वस्तु के अपने मूल्य का प्रतिफल नहीं है बल्कि बाजार में प्रचलित सभी मूल्यों का प्रतिफल है। इस प्रकार शेष पद्धतियों से अलग करके बाजार का अध्ययन उचित प्रतीत नहीं जचता है होता है। बाजारों के बीच पारस्परिक निर्भरता का ध्यान में रखकर मूल्य की समस्या का विश्लेषण वालरस ने सामान्य साम्य पद्धति में किया। वालरस से पूर्व सामान्य साम्य का विचार एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया। इसमें वेल्थ ऑफ नेशन में किसने किया? एडम स्मिथ ने किया, दिया था वेल्थ ऑफ नेशन में। उस समय साम्य के विचार का जन्मदाता जो थे वो स्मिथ को माना जाता था। इस संदर्भ में कहा जाता है कि एडम स्मिथ ने सामान्य इकाई का कल्पना आवश्यक रूप से की थी परंतु वह उसका कोई प्रमाण उपस्थित नहीं कर सका। इसका प्रमाण पहली बार वालरस ने ही दिया था। उसके अनुसार सामान्य साम्य पर
अवस्था में होना सामान्य साम्य की अवस्था में होता है, जिसमें सभी आर्थिक क्रियाएं परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होता है। वालरस ने इसी व्यवस्था को अपनी समीकरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया। इसके अनुसार बाजार के साम्य की उपयोगिता दृष्टि से निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। यदि बाजार में पूर्ण साम्य हो तो विनिमय के सिद्धांत से उपभोक्ता माल यानी कि कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य उत्पादन के सिद्धांत से कच्चे माल और श्रम आदि वस्तुओं का मूल्य तथा पूंजी निर्माण के सिद्धांत से स्थिर पूंजीगत माल का मूल्य निर्धारण होता है। चल पूंजी के मूल्य का निर्धारण परिभ्रमण के सिद्धांत से होता है। मूल्यों का निर्धारण उसी तरह से होता है जैसे नीलामी में बोली बोलने के अनुसार क्रेताओं और विक्रेताओं किसी मूल्य पर खरीद बिक्री करते हैं। मूल्य के सामान्य सिद्धांत की तरह जब बाजार मूल्य लागत से अधिक होता है तो उपकर्मी उत्पादन बढ़ाता है। इसके विपरीत उत्पादित माल की कीमत यदि लागत से कम होती है तो उत्पादन घटता है। साम्य की स्थिति में प्रत्येक वस्तु और सेवा की मांग एवं पूर्ति सप्लाई जो होता है बराबर होनी चाहिए और लागत तथा विक्रय को कीमत भी बराबर होनी चाहिए। साम्य की स्थिति में लाभ शून्य रह जाता है। लाभ से वालरस का मतलब है असामान्य लाभ से जो मूल्य और लागत का अंतर होता है वो सामान्य लाभ उपकर्मी को सदा प्राप्त होता रहता है, अन्यथा वह उत्पादन के लिए कष्ट नहीं उठाएगा। यदि स्थिति पूंजी बाजार की भी होती है तो विदित है कि पूंजी संचय का प्रतिफल है। संचयकर्ता अपनी आय का एक भाग पूंजीगत माल के रूप में चाहते हैं जिसका निर्माण इस माल के निर्माता करते हैं। इसके विनिमय में उत्पादन तथा विनिमय का सिद्धांत प्रभावशाली होते हैं। अन्य निर्माताओं की तरह पूंजीगत माल के निर्माता भी मूल्यों के घटते बढ़ते क्रम के साथ अपना उत्पादन तदनुसार घटाते बढ़ाते हैं। वालरस ने कई सिद्धांतों का निरूपित किया। नगद शेष सिद्धांत, कैश बैलेंस थ्योरी। वालरस ने कैश बैलेंस थ्योरी, न्यायपूर्ण वितरण का सिद्धांत तथा मुक्त अर्थव्यवस्था का विचार इत्यादि उसके अनुसार कुछ कार्य राज्य के लिए भी आवश्यक थे। राज्य को मुक्त स्पर्धा बनाए रखना चाहिए तथा एकाधिकारियों को समाप्त करना चाहिए। शिक्षा प्रसार पर भी उसने जोर दिया है। जे.आर. हिक्स का कहना था कि सामान्य साम्य जनरल इक्विलिब्रियम के विश्लेषण में जितना योगदान वालरस का है उतना योगदान बहुत कम अन्य अर्थशास्त्रियों ने दिया है। मूल्य संबंधी विचार अथवा सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के रूप में भी हम इसका स्थिति को देख लेते हैं। आइए देखते हैं। जेवेंट्स तथा मार्जन से प्रभावित रहकर वालरस ने
मूल्य निर्धारण में सीमांत उपयोगिता के महत्व को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया। उसका संकेत उनकी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स में मिलता है। प्रस्तुत पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, विनिमय की सिद्धांत थ्योरी ऑफ एक्सचेंज और दूसरा क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। जेवेंस और मेंजर की भांति उसने भी कहा कि विनिमय उपयोगिता तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। किससे होता है? जो विनिमय मूल्य उपयोगिता तथा विनिमय जो होता है मूल्य उपयोगिता तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। वालरस ने रेरेट शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द का अर्थ यह है जो जेवेंस के उपयोगिता के अंतिम अंश था या गोसेंट के अंतिम एटम के मूल्य का था, जो आधुनिक अर्थशास्त्री रेरेट का संबंध सीमांत उपयोगिता से स्थापित करते हैं। विनिमय मूल्य रेट्स के अनुपात में निर्धारित होता है। वालरस ने पुनः कहा, वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के रेरेट्स के द्वारा तय होता है। अतः जिन वस्तुओं की अंतिम संतुष्टि आवश्यकता की तीव्रता के समान होती है, उन वस्तुओं का मूल्य विनिमय मूल्य के समान होता है। वालरस ने कहा, रेरेट्स इज द इंटरसिटी ऑफ द लास्ट वन सेटिस्फाइड। वालरस ने बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मूल्य का विषयगत सिद्धांत का विकास किया। यह प्राप्त होने वाली मात्रा के संदर्भ में प्रभावपूर्ण योग्यता का व्युत्पन्न है। उसका न्यूनतम शब्द सीमांत उपयोगिता का सूचक है। उसने न्यूनतम की परिभाषा में पूर्ति की सीमा को शामिल किया, इसलिए उसकी यह धारणा सीमांत उपयोगिता की तुलना में अधिक सत्य प्रतीत होता है। विनिमय मूल्य न्यूनतम समयानुपात होते हैं। व्यवहारिक अर्थशास्त्र पर भी इन्होंने बल दिए। सर वालरस जो रहे, उन्होंने व्यवहारिक अर्थशास्त्र पर भी इन्होंने बल दिए। वालरस अर्थशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान माना। इसी धारणा के आधार पर अर्थशास्त्र को व्यवहारिक अर्थशास्त्र की संज्ञा दी गई। आधुनिक समय में अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष अधिक मजबूत हो गए हैं। वालरस गणितीय संप्रदाय का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि उसने अर्थशास्त्र को अमूर्त विज्ञान मानता था। तो उन्होंने कल्पित अर्थशास्त्र से व्यवहारिक अर्थशास्त्र को अलग करने का प्रयास किया। उसने अर्थशास्त्र को 3 वर्गों में बांटा है: कल्पित अर्थशास्त्र, व्यवहारिक अर्थशास्त्र और सामाजिक अर्थशास्त्र। ये 3 भागों में बांटा है। तो इस प्रकार से हम एक बार इन्होंने समाजवादी विचार भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस चीज़ को भी हम लोगों ने देख लेते हैं, यानी कि सोशल आइडिया को भी इन्होंने देने का प्रयास किया। सोशल आइडिया को भी देने का प्रयास किया। वालरस एक व्यवहारवादी विचार का व्यक्ति था, यानी कि व्यवहारिक विचार का व्यक्ति था। एक राजनीतिक अर्थशास्त्री होने के नाते न केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया, बल्कि उसने समाज सुधार के क्षेत्र में भी रुचि दिखाई। उसका पूर्ण विश्वास था कि अर्थशास्त्र एक उपयुक्त और रचनात्मक समाज के निर्माण सहयोगी होगा।
वह मुक्त अर्थव्यवस्था का पक्षपाती था। उसने भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया था। उसने लोगों के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया। इससे आर्थिक प्रगति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा, यानी कि ये जो थे वो सामाजिक विचार पर भी अपना योगदान दिए। वालरस का प्रभाव को हम देखते हैं कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा, यानी कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से पड़ा। तो वो मतलब किन किन लोगों का प्रभाव वालरस पर पड़ा। वालरस पर अपने पिता ऑगस्ट वालरस कोरनोट 1848 की क्रांति एवं कैम्टे का प्रभाव था। इसके पिता दर्शन शास्त्र के प्रसिद्ध प्रोफेसर थे, जिन्होंने वेल्थ एंड वैल्यू नामक एक पुस्तक को लिखा, जिससे वालरस को पर्याप्त सामग्री एवं अनेक सार्थक विचार प्राप्त हुए, जिसका विकास बाद में उसने किया। दूसरा प्रभाव कुरनोट का था, जिसका पुस्तक कौन सा प्रकाशित हुआ था, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ 1838 में से वालरस ने गणितीय दृष्टिकोण का विचार ग्रहण किया था। उसकी सहायता से उसने लगान पूंजी एवं उत्पादन के सिद्धांत का विकास किया। किसका लगान पूंजी एवं उत्पादन का सिद्धांत का विकास किया। किसके सहारे, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ 1838 कुरनोट्स का बुक था, उनके सहारे उन्होंने। तीसरा प्रभाव उसका था वर्तमान समाज का। वर्तमान समाज में जो स्थिति थी उससे प्रभावित हुए, और 1848 का समाज जब क्रांति शुरू हुआ, तो सामाजिक क्रांति जब शुरू हुआ था तब क्या हुआ, फलस्वरूप क्या हुआ, समाज में आय की विषमता उत्पन्न हो गई, आवास एवं मकान करने की शोचनीय दशा उत्पन्न हो गई, तथा शोषण के कारण श्रमिकों की दशा और शोचनीय हो गई। तो इससे भी काफ़ी प्रभावित हुए। विश्लेषण का तात्पर्य है कि वालरस क्रांति नहीं चाहता था, इसकी जगह वह कर्मिक एवं वैज्ञानिक परिवर्तन चाहते थे। तो इस प्रकार से हम आज वालरस को सिद्धांत को हम देख लिए, वालरस के बारे में जान लेते हैं। वालरस के समय में कॉमेट के एक शक्तिशाली दर्शन का प्रभाव भी था। कॉमेट का भी एक प्रभावशाली दर्शन का भी समाज था। अकॉर्डिंग टू कॉमेट, हिस्ट्री अनफोल्डेड इटसेल्फ एज 3 स्टेज। इससे इन्होंने प्रभावित हुए और इन्होंने थियोलॉजिकल नामक को इसको विभाजित करने का प्रयास किया, और उसके बाद मेटाफिजिक्सियन और पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव, इनसे प्रभावित हुए। ये तो वालरस एक सामंतवादी अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने विभिन्न थ्योरियों को देने का प्रयास किए। तो ये था आज का हमारा वालरस का विचार। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा।